हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग है मेरा। राइट, चलिए क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर्स की ये क्लासेस चल रही हैं जो कि टारगेट करेंगी आरओ एग्जाम, जो कि 27 ऑफ जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद ये जो यूपी एसआई, यूपी पुलिस और अदर स्टेट एग्जाम्स जो आने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। राइट, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने घटना सार जो मैगजीन है उससे राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की पहली क्लास भी कंप्लीट कर ली थी और आज हम 15 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर बात करेंगे। 15-15 करके आर्टिकल्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, तो चलिए कल के सेशन में 15 आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे किससे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो क्लास सेशन आज भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन भर भर के देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्तमान में। राइट, 20 से 22 क्वेश्चन, या अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चंस तक भी करंट अफेयर्स के सेक्शन से ही देखने को मिल जाते हैं। राइट, तो चलिए इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान से एक एक घंटे मेरे साथ जुड़े रहिए और आने वाली एग्जाम में आप करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत बना पाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। राइट, चलिए सेशन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की ये इंटरनेशनल अफेयर्स की हमारी सेकंड क्लास है। आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है जरा देखेंगे। पहला आर्टिकल है 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की। ठीक है, कौन से नंबर की ये रिपोर्ट है, सबसे पहले आपको वो भी पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट है। तो 7वीं रिपोर्ट है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकलता है। कौन सी रिपोर्ट है आप बताएंगे, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की कौन से क्रम की है आप बताएंगे, 7वें क्रम की है। राइट, 7वीं रिपोर्ट है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। मार्च 2025 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर, ठीक है, कौन सी स्विस कंपनी है, आईक्यू एयर, ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। कितने देशों पर जारी की गई है ये रिपोर्ट, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताएंगे कुल 138 देशों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किसने जारी की है, तो जारीकर्ता कौन है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट का, आप बताएंगे 7वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था इस रिपोर्ट का, आप बताएंगे 7वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाए जारीकर्ता कौन है इसका, तो आप जारीकर्ता कौन बताएंगे, आईक्यू एयर, स्विस कंपनी है, कौन सी, आईक्यू एयर एक स्विस कंपनी है, वही क्या है इसकी रिपोर्ट की, आईक्यू एयर स्विस कंपनी है। ठीक है, वही क्या है, ये रिपोर्ट जारी करता है। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है। ठीक है, आपसे संस्करण भी पूछा जाता है, आपसे जारीकर्ता भी पूछा जाता है, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, और भारत की स्थिति क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में, क्या कह रहा है, सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर किस देश के हैं, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक प्रदूषित शहर कहाँ की हैं, तो प्रदूषण के मामले में तो भारत का सर्वोच्च स्थान है, आप सभी जानते हैं। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर अगर आपसे पूछा जाए, कुल 13 शहर कहाँ पर हैं, भारत में स्थित हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर, तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर अगर आपसे पूछेगा कहाँ के हैं, आप बताएंगे 20 देशों में सर्वाधिक 13 जो देश हैं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। राइट,
इंडिया के हैं सर्वाधिक, 20 देशों में सर्वाधिक 13 कंट्रीज जो हैं वो कहाँ पर हैं, इंडिया में है, ठीक है। और भारत में भी अगर सर्वाधिक प्रदूषण की बात की जाए तो आपको याद रखना है गुड़गांव में सर्वाधिक प्रदूषण है, राइट। गुड़गांव जो शहर है ये सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है, ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है। किसमें, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में इसका नाम आता है ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये सभी क्या है, प्रदूषित शहरों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत को ये आपको याद रखना है, भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं प्रदूषित शहरों में। जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है उनमें 20 शहरों में भारत के 13 शहर शामिल है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे आप लोग इस पॉइंट पर, ठीक है, स्टार बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित, 5वां कौन से क्रम का, 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रदूषण की रैंकिंग की बात की जाए कि भारत पूरे विश्व में 138 देशों में किस स्थान पर है, तो आप बताएंगे पूरे विश्व में वायु गुणवत्ता में भारत का जो 138 देशों में स्थान है वो कौन सा है, आप बताएंगे 5वां सबसे प्रदूषित देश के रूप में भारत को रखा गया है, ठीक है। क्या लिख लेंगे, भारत का रैंक क्या है, कुल 138 देशों में भारत का जो है वो 5वां स्थान है, राइट। आप बताएंगे कि कुल 5वां स्थान है भारत का, ठीक है, कुल कितने देशों में, 138 देशों में, राइट। कुल 138 देशों में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर शामिल हैं और चीन और कजाकिस्तान का एक एक शहर शामिल है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर भारत के पूरे सबसे प्रदूषित शहरों में जिनकी लिस्ट में 20 शहर शामिल हैं उसमें भारत के कुल 13 शहर शामिल हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप क्या याद रखेंगे, भारत के कितने हो गए, भारत के 13 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के कितने शहर शामिल हैं, आप बताएंगे पाकिस्तान के 4 शहर शामिल हैं, चाइना का 1 शहर शामिल है और कजाकिस्तान का भी क्या है, कजाकिस्तान का भी 1 शहर शामिल है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ वो जरूर से जरूर आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, कैलिफोर्निया है। किसकी बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, राइट। उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है अगर उसमें पूछा जाए उच्च प्रदूषण वाला शहर कौन सा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया जो है वो उच्च प्रदूषण वाला शहर है, कहां पर, उत्तरी अमेरिका में, राइट। आगे पॉइंट देखिए, ओशिनिया जो है, ओशिनिया जिसे हम कहते हैं, स्टार बनाएंगे, दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। कौन सा सर्वाधिक स्वच्छ क्षेत्र है अगर आपसे पूछा जाए। अभी तक हम देख रहे थे प्रदूषित सबसे ज्यादा कौन है, अब हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक स्वच्छ देश कौन सा है, सर्वाधिक स्वच्छ क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे ओशिनिया के नाम से जिसे हम जानते हैं वही क्या है, सर्वाधिक स्वच्छ क्षेत्र है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में वायु प्रदूषण एक स्वास्थ्य बोझ बन चुका है जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 5.2 वर्षों तक जीवन प्रत्याशा कम हो रही है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण एक क्या बन गया है, बोझ बन गया है, ठीक है, स्वास्थ्य बोझ बन गया है, जो जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 5.2 वर्षों तक जीवन प्रत्याशा क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब अभी हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी है, 67 है ना, 67 है ना जीवन प्रत्याशा, उसमें भी क्या है, कमी होती जा रही है, कितनी की, 5.2 वर्षों की, यानी कि 5 साल लगभग मान के चलिए इसकी क्या हो रही है, वायु प्रदूषण के कारण हमारी एज कम हो रही है, ठीक है। तो या तो फिर एज बढ़ा लीजिए या तो फिर प्रदूषण को कम कर लीजिए, एक ही काम हो सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर आपको अपनी एज कम करनी है तो प्रदूषण बढ़ाइए, अगर एज बढ़ाना है तो प्रदूषण को कम कीजिए। तो क्या करेंगे आप लोग, प्रदूषण को कम करेंगे, राइट। तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है, पूरे विश्व की बात हो रही है, अगर सर्वाधिक प्रदूषित विश्व स्तर पर बात होगी तो आप बताएंगे मेघालय में स्थित बर्नीहाट है, ठीक है। मेघालय का बर्नीहाट जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित, मेघालय कहाँ है, भारत में है, भारत का कौन सा है, उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का
वो राज्य है और उसी का बर्नीहाट शहर है जो कि विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और ये भी आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम पूछें कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, आप बताएंगे 7वीं रिपोर्ट है, राइट। कुल कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप बताएंगे 138 देश शामिल किए गए हैं। इसका जारीकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे IQ एयर जो स्विस कंपनी है वो इसकी जारीकर्ता है, राइट। अगर विश्व के 138 देशों में भारत का स्थान आपसे पूछेगा, आप बताएंगे भारत का 5वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे मेघालय का बर्नीहाट जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और जरूरी है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो आप बताएंगे भारत के 13 शहर शामिल हैं, राइट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर मेघालय में बर्नीहाट जो शहर है वो सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है, राइट। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़े, दुनिया के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहर देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिया बर्नीहाट, कहाँ का है, मेघालय का, भारत में स्थित है। दिल्ली जो है वो लगातार 6वें वर्ष राजधानी रह चुकी है सबसे प्रदूषित, ठीक है। यहां पर नोट कर लीजिए, दिल्ली जो है, दिल्ली लगातार 6वें वर्ष, ठीक है, लगातार 6 सालों से ये सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में आ रही है, ठीक है। दिल्ली लगातार 6वें वर्ष सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बन गई है, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी वैश्विक स्तर पर पूछा जाए, आप बताएंगे दिल्ली है लगातार 6वीं बार, ठीक है। तो दिल्ली का नाम आता है सेकंड। तीसरा नाम है कजाकिस्तान का कारागंडा, ठीक है। कजाकिस्तान का कारागंडा तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में। चौथा स्थान है मुल्लापुर का जो कि पंजाब में है, भारत। लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है। और पाकिस्तान के हमने टोटल शहर कितने बताए, टोटल 4 शहर पाकिस्तान के शामिल हैं। कजाकिस्तान का एक शहर शामिल मैंने आपको बताया था। तो सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में कारागंडा जो है कजाकिस्तान का वो तीसरे स्थान पर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। फरीदाबाद जो हरियाणा का है वो भारत का क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका स्थान है। इसके बाद आता है डेरा इस्माइल खां, ये भी पाकिस्तान का शहर है। एन जमेना ये चाड का शहर है। लोनी जो है वो उत्तर प्रदेश, भारत। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का, भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो प्रदूषित शहरों की लिस्ट में, यानी कि 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आता है, आपको नाम याद रखना है लोनी। लोनी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों यानी कि 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट देखिए, 10वां जो है वो नई दिल्ली है, भारत का। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी रिपोर्ट आ गई है, कौन सी, सिप्री की रिपोर्ट, ठीक है। आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है, सिप्री की रिपोर्ट आती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट है, कब की है, 2025 की है, ठीक है। सिप्री जो है वो वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट जारी करती है। कौन करती है, अगर हथियारों की रिपोर्ट के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कौन जारी करता है हथियारों की रिपोर्ट, आप बताएंगे सिप्री द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं उन पर हाईलाइट कर लेते हैं। मार्च 2025 में स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसी को कहते हैं सिप्री, ठीक है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री, ठीक है, ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। क्या क्या है इस रिपोर्ट में ये देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में, कौन सा वर्ष, वर्ष 2020 से 24 की बात हो रही है। वर्ष 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण पर वर्ष 2015 से 19 की तुलना में 0.6% की कमी दर्ज की है।
बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि अगर 2015 और 19 2015 से 19 के बीच के वर्ष से और 2020 से 24 के वर्ष की तुलना की जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हथियारों का हस्तांतरण हुआ है, यानी कि आवागमन हुआ है, चाहे वो आयात हो चाहे वो निर्यात हो, उसमें क्या हुआ है, 0.6% की क्या आई है, कमी दर्ज की गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, 0.6% की कमी आई है, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वर्ष 2015 से 19 और वर्ष 2020 से 24 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, किसकी बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, राइट। आप सभी जानते हैं यूक्रेन फ्रांस का युद्ध चल रहा है, राइट, और उसका पूरा फायदा जगह जगह जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का अभी वॉर जो हुआ है ना, पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है ना, उसकी बात हो, पाकिस्तान को भी सप्लाई करते हैं ये, ठीक है। चाहे वो यूक्रेन की बात हो चाहे इजराइल की बात हो, राइट, उसमें क्या होता है, इनकी भूमिका सर्वोच्च रहती है, किंग कंट्री है ना ये खुद को किंग कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो जब से सत्ता में आए हैं तब से हिला कर रखा हुआ है उन्होंने सबको, राइट। तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात की बात हो रही है, यानी कि बेचने की बात हो रही है, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है अमेरिका ने वर्ष 2015 से 19 में और 2020 से 24 के बीच में अगर तुलना की जाए तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो आप बताएंगे 21% की वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सारे आपको क्या है, कथंस में दिए जाएंगे पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है ना, कई सारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न बनते हैं ना उसमें ये सब ऐसे ही देता है। आपसे कह देगा 0.6% जो है, उसमें कह देगा कि जो हथियार का हस्तांतरण है उसमें वृद्धि हुई है, और जो अमेरिका द्वारा हथियार निर्यात किया जा रहा है उसमें कमी आई है। तो आपको याद क्या करना है, अमेरिका द्वारा हथियार के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और हथियार के हस्तांतरण में यानी कि आवागमन में क्या हुई है, 0.6% की कमी आई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2020 से 24 में फ्रांस जो है प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। अगर आपसे निर्यातक कंट्रीज पूछ ली जाए कि सिपरी की रिपोर्ट 2025 में आई है, वो रिपोर्ट है कौन सी, 2024 की रिपोर्ट थी, ठीक है, 2025 में आई है। उस रिपोर्ट में कहा क्या गया है कि फ्रांस जो है दूसरा हथियार निर्यातक देश है, ठीक है। अगर हम पहले हथियार निर्यातक देश की बात करें, अगर निर्यातक देश की बात की जाए तो आपको किसका नाम याद रखना है, आप बताएंगे अमेरिका जो है, यूएसए जो है फर्स्ट है, उसके बाद किसका स्थान है, उसके बाद फ्रांस का स्थान है, राइट, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। अब देख लेते हैं तीसरा किसका स्थान है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाएंगे आप, कि वर्ष 2020 से 24 में फ्रांस जो है प्रमुख हथियारों के निर्यातक में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। भारत यूक्रेन के मध्य युद्ध भारत यूक्रेन नहीं, ठीक है, फ्रांस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसी समय से क्या हो रहा है, यूक्रेन क्या बन गया है, सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश बन गया है। वो अपने देश में हथियारों का आयात सर्वाधिक कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। युद्ध के बारे में याद करके तो आप आंसर लगा ही देंगे कि यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। वहीं पर अगर आयातक देश में भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान क्या है वो भी देख लेते हैं। आयातक देश में भारत का दूसरा स्थान रहा है। हम लोगों ने देखा अमेरिका जो है वो निर्यात के रूप में पहले नंबर पर है और दूसरा कौन सा है, फ्रांस है। अगर यही बात की जाए सबसे बड़े आयातक देश की, निर्यातक में हमने क्या देखा, निर्यातक में हमने देखा कौन सर्वाधिक निर्यात कर रहा है, आप बताएंगे सर्वाधिक निर्यात कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, राइट।
यूएसए कर रहा है, उसके बाद हमने देखा फ्रांस का दूसरा स्थान है, राइट। फ्रांस दूसरा स्थान है। आयातक कंट्री के रूप में देखा जाए अगर, आयातक में तो आप बताएंगे यूक्रेन जो है वो प्रमुख आयातक है, यानी कि सबसे बड़ा आयातक कौन है, यूक्रेन है। अगर हम इंडिया की बात करें या भारत की बात की जाए, ठीक है, भारत की बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत क्या है, दूसरे नंबर पर है, दूसरा स्थान है भारत का, राइट, याद रहेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार बनाएंगे आप लोग, ठीक है। वर्ष 2020 से 24 में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा किए गए हथियारों के आयात में अमेरिका का हिस्सा 64% था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो नाटो के यूरोपीय सदस्य देश हैं, ठीक है, उसमें किए गए हथियारों के आयात में, यानी कि जो नाटो के सदस्य देश हैं उन्होंने जो हथियारों का आयात किया है उसमें किया कहाँ से है, अमेरिका से सर्वाधिक किया है। अमेरिका का हिस्सा उसमें कितना है, 64% है, 64% हिस्सा अमेरिका का है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2015 से 19 और 20 से 24 के बीच में भारत के आयात में 9.3% की कमी आई है। भारत ने जो हथियारों का आयात किया है, यानी कि वर्ष 2015 से 19 के बीच और वर्ष 2020 से 24 के बीच अगर तुलना की जाए तो आप बताएंगे भारत के हथियार के आयात में क्या हुई है, कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 9.3% की कमी आई है, राइट। क्या याद रखना है, भारत के हथियारों के आयात में, भारत वैसे तो हथियार आयातक देशों में दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी क्या है, आयात में कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है, 9.3% की कमी आई है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है। चौथा आर्टिकल है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, A23A, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे, A23A है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। ये कहाँ पर है, साउथ जॉर्जिया के पास फंसा हुआ है। कहाँ पर फंसा हुआ है ये हिमखंड, आप बताएंगे साउथ जॉर्जिया के पास फंसा हुआ है। कौन सा हिमखंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, तो आप क्या बताएंगे, A23A जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। वर्तमान में कहां पर फंसा हुआ है, आप बताएंगे साउथ जॉर्जिया में फंसा हुआ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो रोड आइलैंड के आकार का और लगभग 1 ट्रिलियन टन वजन का है, ठीक है। रोड आइलैंड के आकार का है और लगभग जो 1 ट्रिलियन क्या है, वजन का है, 1 ट्रिलियन टन वजन का ये है हिमखंड। यह क्या है, 1986 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चर की सेल्फ से टूटा था, ठीक है। अंटार्कटिका जो है उसके फिल्चर की सेल्फ से टूटा था और 30 से अधिक वर्षों तक वेडल सागर में फंसा रहा था, ठीक है। क्या याद रखना है, 30 से अधिक वर्षों तक ये कहां पर फंसा रहा है, वेडल सागर में फंसा रहा था। और अब ये कहां पर जाकर अटक गया है, अब ये साउथ जॉर्जिया में जाकर अटक गया है, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है, आप बताएंगे कि 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चर की सेल्फ से ये हिमखंड टूटा था और 30 से अधिक वर्षों तक ये वेडल सागर में फंसा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेडल सागर में फंसा रहा है। वर्ष 2020 में यह वेडल सागर से मुक्त होकर 1 मार्च 2025 को कहां पहुंच गया है, जॉर्जिया पहुंच गया है, ठीक है, साउथ जॉर्जिया पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक हिमखंडों के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और कार्बन अवशोषण पर प्रभाव का अध्ययन भी कर रहे हैं कि ये जो है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब चीजों पर क्या हो रहा है, अध्ययन किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह घटना किसका प्रभाव दर्शाती है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और महासागरीय परिसंचरण को
समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मजबूत तूफानों और महासागरीय धाराओं के कारण फिर से हिल भी सकता है, क्योंकि क्या होता है, मजबूत तूफान तो आते ही रहते हैं ना, और महासागरीय धाराएं जो होती है, विंड होती हैं, उनके कारण क्या है, ये फिर से हिल सकता है। ये वैज्ञानिकों का कथन है कि ये साउथ जॉर्जिया पहुंच गया है, लेकिन ये फिर से हिलकर कहीं और भी पहुंच सकता है। ठीक है। वर्ष 2020 में A68A नामक, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वर्ष 2020 में 868A नामक एक विशाल हिमखंड जो है वो साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया था, लेकिन बाद में यह टूटकर समुद्र में 152 गीगाटन ताजा पानी छोड़कर गया था। ठीक है। क्या हुआ था कि वर्ष 2020 में इसी के तरह की एक और घटना हुई थी, एक और हिमखंड टूटा था। क्या नाम था उसका? A68A। क्या नाम था उसका? A68A नाम था उसका। उसका एक विशाल भूखंड जो है साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया था, राइट। लेकिन बाद में ये टूट कर क्या हो गया था, पिघल गया था, और 152 गीगाटन ताजा पानी समुद्र में छोड़कर गया था, राइट। तो समुद्र में भी भाई पानी की बढ़ोतरी होती जाती है, राइट, जो कि क्या होगा, आगे चलकर सबके लिए प्राकृतिक आपदाओं का प्रमुख कारण बनेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। अब आप सभी जानते होंगे जर्मन वॉच को पर्यावरण का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे जर्मन वॉच को पर्यावरण का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है। तो वर्ष 2025 में जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया। अगर आपसे कहा जाए जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता कौन है, यह आज का हमारा 5वां आर्टिकल रहेगा, राइट। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। तो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता कौन है, आप बताएंगे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कि जर्मन वॉच को ही पर्यावरण का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है सूचकांकों से क्वेश्चन बनता है। यह सूचकांक जो है वो मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है कि जो जलवायु जोखिम सूचकांक है उसमें टोटल कंट्री कौन शामिल की गई है, कितनी शामिल की गई है, आप बताएंगे 171 देश शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की रैंक में भारत का जो स्थान है वो क्या है, भारत का 6वां स्थान है। अगर आपसे कहा जाए कि जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वहां पर सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, आप बताएंगे भारत का 6वां स्थान है। किसमें बात की जा रही है, पर्यावरण जोखिम सूचकांक में, राइट। जारीकर्ता अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे जारीकर्ता कौन है, जर्मन वॉच है इसका जारीकर्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कंट्री शामिल किए गए हैं, तो आप बताएंगे टोटल जो 171 देश है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, भारत का 6वां स्थान है। कितने, टोटल 171 देशों में, राइट। कितने कंट्रियों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, टोटल 171 देशों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्ष 1993 से 2022 के बीच की बात हो रही है। ठीक है। 1993 से 2022 की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि वर्ष 1993 से 2022 के बीच भारत में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं। कितनी, 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। क्या बताया जा रहा है
कहा जा रहा है कि वर्ष 1993 से 2022 के दौरान भारत में 400 से अधिक चरम क्या है मौसम की घटनाएं हुई हैं, ठीक है, अधिक चरम मौसम की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें कितना नुकसान हुआ है, 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और इस सूचकांक में चरम मौसम की घटनाओं के प्रति देश की शुभेद्यता को आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि इस सूचकांक में चरम घटनाओं के प्रति जो है, घटनाओं के प्रति देश की जो सुभेद्यता है, मतलब कितनी सुभेद्यता है, कितना आसान है किसी भी देश में घटनाओं का घटित होना, ये बताया जा रहा है। उसके वर्गीकरण पर, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इस सूचकांक में जलवायु से संबंधित आपदाओं जैसे तूफान, सूखा, बाढ़ के कारण होने वाले मानवीय आर्थिक नुकसान के आधार पर देश को रैंक प्रदान की गई है। कैसे? जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, इनके आधार पर मानवीय आर्थिक नुकसान कितना होता है, उसके आधार पर क्या हुई है, इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है जलवायु जोखिम सूचकांक में, राइट। फरवरी 2025 में, अच्छा ये क्या है, ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये दोबारा क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, राइट। हमने जलवायु जोखिम सूचकांक पढ़ लिया, इसको डिलीट कर देते हैं यहां से। अब आता है आज का हमारा 7वां आर्टिकल। क्या कह रहा है 7वां आर्टिकल? प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में कह रहा है। वैसे तो ये हमारा 6वां आर्टिकल होगा, क्योंकि एक आर्टिकल दोबारा रिपीट हो गया था, तो आज का ये हमारा 6वां आर्टिकल है। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या की है, अमेरिका की यात्रा की है, राइट। क्या यात्रा हुई है, जरा देखिए इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, इंपॉर्टेंट, जरा जान लेते हैं। 13 से 14 फरवरी 2025 के मध्य, कब? 13 से 14 फरवरी 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की है, आपको पता होना चाहिए। पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की राष्ट्रपति के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, राइट। इन दोनों के बीच में 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौतों पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य में? तो आप क्या बताएंगे? 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, राइट। आगे देखिए जरा क्या कह रहा है कि प्रमुख हथियारों सह उत्पादन को जारी रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है, राइट। क्या कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने तथा प्रमुख हथियारों सह उत्पादन को जारी रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रक्षा सहयोग के विस्तार के लिए भारत को 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमानन, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? 6P-81 मैरीटाइम, ठीक है। 6P, भारत को, इसको कैपिटल में लिखिए आप, राइट। 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान, 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान तथा अत्याधुनिक F-35, ठीक है, अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करने की सहमति मरी है। किसको दिया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि रक्षा सहयोग के विस्तार के लिए भारत को अमेरिका के द्वारा 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान और अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। F-35 का नाम याद रखना है आपको, ये क्या है? एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। F-35 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। और 6P-81 क्या है? मैरीटाइम पेट्रोल विमान है, ठीक है। दोनों का नाम याद रखना है। इनको प्रदान करने की पर क्या बनी है? सहमति बन गई है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
अमेरिका की यात्रा की गई है, उस दौरान क्या कहा गया है कि वर्ष 2030 तक हम क्या करेंगे, अपने द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार को बढ़ाकर, किसको, द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार को बढ़ाकर कितना करेंगे, 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा कितने कब कब तक का लक्ष्य रखा गया है, आप बताएंगे 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, राइट। चलिए याद कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। मुंबई हमले के प्रमुख जो हैं साजिशकर्ता कौन था, तहव्वुर राणा। आप सभी जानते होंगे, न्यूज आप सभी ने देखी होगी, तहव्वुर राणा को भारत में लेकर आया गया था, ठीक है, को भारत लाने तथा खालिस्तान समर्थन पर रोक लगाने पर इसी दौरान क्या हुई थी, सहमति बनी थी, राइट। दोनों देशों के नेताओं के अगले 6 महीने के भीतर भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC, ठीक है, मध्य पूर्व कॉरिडोर, और भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समूह, जिसे हम I2U2 के नाम से जानते हैं, राइट। I2 में कौन हो गया, इंडिया और इजराइल, यानी कि भारत और इजराइल हो गया I2U2 में, राइट। I2 में, और U2 में कौन शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि USA और UAE, ठीक है, USA और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है, ठीक है। तो I2U2 ये आपको याद रखना है। क्या कहा गया कि इन दोनों देशों के नेताओं ने अगले 6 महीने के भीतर, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हुई है कि ये दोनों नेताओं ने कहा है कि अगले 6 महीनों के भीतर भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समूह के भागीदारों को बुलाने की योजना बनाई गई है अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है। भारत मध्य पूर्व एशिया, भारत मध्य पूर्व यूरोप जो कॉरिडोर है उसके सदस्य और I2U2 के सदस्यों को क्या किया गया है, बुलाने की एक योजना बनाई गई है अगले 6 महीनों के भीतर। ये भी योजना इसमें शामिल की गई है, ठीक है। आज का आर्टिकल है हमारा 8वां। देखिए जरा क्या कह रहा है, एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जारी करता कौन है, आप बताएंगे एक्सेस नाउ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि वर्ष 2024 में जो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई, आप बताएंगे एक्सेस नाउ के द्वारा जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में म्यांमार जो है इंपॉर्टेंट है, म्यांमार 85 शटडाउन मामलों के अनुसार सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। म्यांमार जो है उसमें सबसे ज्यादा वैश्विक इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, कितनी बार, 85 बार, यानी कि 85 बार वर्ष 2024 के दौरान 85 बार क्या हुआ है, सबसे ज्यादा शटडाउन हुआ है म्यांमार में। म्यांमार फर्स्ट रैंक पर है शटडाउन में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का रैंक क्या है, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए भारत का रैंक क्या है, आप बताएंगे भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। म्यांमार में सर्वाधिक शटडाउन हुए हैं, कितने, 85 शटडाउन हुए हैं, और भारत का स्थान कितना है, दूसरा स्थान है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे भारत के स्थान पर। और भारत जो है कुल इंटरनेट शटडाउन में 84 घटनाएं हुई हैं भारत में, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार में 85 बार हुआ है और यहाँ पर भारत में 84 बार क्या हुआ है, शटडाउन हुआ है। और ये किसी लोकतांत्रिक देश का सबसे सर्वाधिक होने वाला शटडाउन है, ठीक है। जो भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है ना, तो किसी लोकतांत्रिक देश में सर्वाधिक शटडाउन हुए हैं, वो कौन सा लोकतांत्रिक देश है, तो आप बताएंगे भारत जो है किसी लोकतांत्रिक देश में सर्वाधिक शटडाउन होने वाला देश है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं कहां पर दर्ज की गई हैं, तो मणिपुर में दर्ज की गई हैं। भारत का पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दूसरा स्थान है
और भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं किसकी, शटडाउन की, तो आप बताएंगे मणिपुर में सर्वाधिक घटनाएं हुई है। राइट, क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको जारीकर्ता का नाम याद रखना है। राइट, जारीकर्ता कौन है आप बताएंगे, एक्सेस नाउ जारीकर्ता है। ठीक है, एक्सेस नाउ जो है वो रिपोर्ट का जारी करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कहां पर हुआ है आप बताएंगे, 85 बार जो शटडाउन है वो कहां पर हुआ है, म्यांमार में हुआ है। राइट, म्यांमार में हुआ है। भारत का जो स्थान है कौन सा है, भारत 84 बार शटडाउन के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। भारत क्या है, सेकंड रैंक पर है, म्यांमार जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। राइट, और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ है, किस राज्य में सर्वाधिक शटडाउन की घटनाएं देखने को मिली हैं, आपको याद रखना है भारत का जो मणिपुर है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है वहां पर सर्वाधिक शटडाउन की घटनाएं देखने को मिली हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वर्ष 2024 में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए हैं। वर्ष 2024 में विश्व में कुल 54 देशों में 296 इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि विश्व के कुल 54 देशों में यानी कि 54 कंट्रीज में कितनी बार अभी तक शटडाउन देखा गया, आप बताएंगे 296 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। राइट, भारत में इंटरनेट शटडाउन दूर संचार अधिनियम 2023 के तहत जारी दूर संचार नियम 2024 द्वारा शासित होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राइट, शटडाउन आदेश जो जारी करने का प्राधिकारी है वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केंद्रीय गृह सचिव होता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो जो शटडाउन का आदेश जारी करता है वो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कौन सा अधिकारी करता है, केंद्रीय गृह सचिव करता है। और अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य गृह सचिव करता है। ठीक है, राज्यों की बात की जाए तो राज्य में राज्य गृह सचिव शटडाउन का आदेश जारी करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में बात की जा रही है। अभी हमने देखा था ना 13 से 14 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो अमेरिका गए थे, तो फ्रांस की यात्रा के बाद ही वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। राइट, जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 से 12 फरवरी 2025 के मध्य फ्रांस की यात्रा की और फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल या एमैनुअल भी लिखा होता है, इमैनुअल मैक्रो जो है, मैक्रोनी मत याद कर लीजिएगा। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो जो है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्रांस की 6वीं यात्रा है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे फ्रांस का प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये प्रधानमंत्री की फ्रांस की 6वीं यात्रा है। यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी यात्रा है फ्रांस की, तो आप बताएंगे 6वीं यात्रा है। 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में हिस्सेदारी के बाद 12 फरवरी को पेरिस में इन्होंने 14वें इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम, कौन सा था, 14वां इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम था, उसको क्या किया था, इन्होंने संबोधित किया था। ये पॉइंट आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा था, 14वें क्रम का था, कौन सा था, इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम। ठीक है, 14वें इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को क्या किया था, इन्होंने संबोधित किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस से बंदरगाहों के शहर मार्सेलो, ठीक है, मार्सेलो के लिए उड़ान भरी थी। इसका नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने
पेरिस से बंदरगाहों के शहर मार्सेलो के लिए, पेरिस से बंदरगाहों का शहर क्या किसे कहा जाता है, मार्सेलो को कहा जाता है, के लिए उड़ान भरी, जहां फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। मार्सेलो जो शहर है, मार्सेलो जो शहर है वहां पर क्या किया गया है, फ्रांस के पहले, फ्रांस में भारत के पहले, फ्रांस में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है, भारत का जो पहला वाणिज्यिक दूतावास रहेगा फ्रांस में, फ्रांस में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास कहां पर खोला गया, कहां पर इसका उद्घाटन हुआ, पहला वाणिज्यिक दूतावास है जो, उसका उद्घाटन कहां पर हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, कहां पर उसका उद्घाटन हुआ, मार्सेलो भी कहा जाता है, मार्सेले भी लिखा होता है, मार्शल भी कई जगह लिखा होता है, ठीक है, मार्सेलो, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मार्सेलो में किया गया है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे आप लोग इसमें, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा किया गया। भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के लिए 2047 यानी कि 2047 की बात हो रही है, 2047 रणनीतिक कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा पर दोनों नेताओं ने समझौता किया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में, वर्ष 2026 को कौन से वर्ष के रूप में, नवाचार वर्ष के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए सहमति बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस यात्रा के दौरान नवाचार वर्ष किसे घोषित किया गया है, नवाचार वर्ष के रूप में किसे मनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है किसे, वर्ष 2026 को, ठीक है, वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान करने की सहमति बनी है भारत की प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान, राइट। नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय एआई एक्शन समिट का आयोजन, 2 दिवसीय एआई एक्शन समिट का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है 10 से 11 फरवरी 2025 को। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे 2 दिवसीय एआई समिट की बात की जाए कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, आप क्या बताएंगे, फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर 2 दिवसीय एआई एक्शन समिट का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सह अध्यक्षता में संपन्न इस तीसरे सम्मेलन में 80 देश के नेता प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई युग की शुरुआत के दौर में जहां यह तकनीकी तेजी से मानवता के लिए संहिता लिख रही है तथा हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को नया आकार भी दे रही है। यानी कि जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, ये भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति है उन सभी में क्या कर रहा है, सुधार करने की एक नई कवायद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक गवर्नेंस को पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाने तथा ग्लोबल साउथ तक इसकी पहुंच बनाने की जोरदार वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अगला जो एआई सम्मेलन है वो भारत में कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे लगभग स्वीकार भी कर लिया गया है। जो 2 दिवसीय एआई सम्मेलन हुआ है वो कहां पर संपन्न हुआ, फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ, और अगला जो एआई समिट होना है वो भारत में कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या किया गया है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे लगभग स्वीकार भी कर लिया गया। आगे देखते हैं आज का हमारा 11वां आर्टिकल क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के बारे में। 11 से 25 फरवरी को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में
भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान क्या है, 96वां स्थान है। ठीक है, अगर इस सूचकांक में हम भारत का रैंक पूछे तो आप बताएंगे भारत का 96वां स्थान है। किसमें, भ्रष्टाचार में। ठीक है, भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है, 96वें स्थान पर है, 96th रैंक है भारत की। इस सूचकांक में टोटल 180 देशों ने भाग लिया है। तो आपको याद रखना है टोटल 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, आप याद रखेंगे टोटल 180 देशों में भारत का 96वां स्थान रहा है। इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, कई वर्षों से डेनमार्क प्रथम स्थान पर ही है और ये इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा रैंक आपसे पूछा जाता है। इसके बाद फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है, तो अगर आपसे सबसे कम भ्रष्ट देश पूछे जाएं कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन से हैं, भ्रष्टाचार जो सूचकांक है वहां पर जो देश है शीर्ष रैंकिंग पर, तो आप बताएंगे पहला नाम है डेनमार्क, ये क्रम लगाने को आता है। दूसरा नाम है फिनलैंड का। ठीक है, और मैंने खुशहाली सूचकांक में आपको बताया था फन से फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में भी, सर्वाधिक प्रसन्नता के सूचकांक में भी फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, सिंगापुर का तीसरा स्थान है। यहाँ पर भ्रष्टाचार में जो फिनलैंड है दूसरे स्थान पर है, और अगर प्रसन्नता की बात होगी, खुशहाली की बात होगी, तो फिनलैंड का पहला स्थान है। तो सबसे कम भ्रष्ट कौन है, डेनमार्क, फिनलैंड, फिर सिंगापुर सबसे कम भ्रष्ट देशों में है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में दक्षिणी सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया शामिल है। ठीक है, अगर हम सब सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की बात करें, सबसे कम भ्रष्ट देश हमने देखे कौन कौन से, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। और अगर बात की जाए सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की, तो आप बताएंगे दक्षिणी सूडान जो है सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, आपको याद रखना है दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। उसके बाद स्थान है सोमालिया का, फिर वेनेजुएला, फिर तीसरा स्थान है किसका, सीरिया का। दक्षिणी सूडान, फिर सोमालिया, राइट, और तीसरे रैंक पर है वेनेजुएला। राइट, ये तीन नाम तो आपको याद ही रखने हैं, सर्वाधिक भ्रष्ट और सबसे कम भ्रष्ट में, सर्वाधिक भ्रष्ट दक्षिणी सूडान और सबसे कम भ्रष्ट में डेनमार्क। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को जलवायु पहल में एक प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना गया है। और इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पहले 24वें स्थान पे था। पहले कौन सा रैंक था इसका, पहले इसका 24वां स्थान था, यानी कि क्या हुई है, इसकी रैंक में गिरावट आई है। अब वर्तमान में 28वें स्थान पर पहुंच गया है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की रैंक भी याद रखनी है। भारत की रैंक कौन सी है, 96वां स्थान है भारत का, 96 रैंक है। और अगर अमेरिका का स्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे 28वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार 2012 से अब तक 32 देशों में भ्रष्टाचार में कमी भी आई है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 32 देशों में कमी भी आई है भ्रष्टाचार में। अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार से सर्वाधिक ग्रस्त 5 देश कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया दक्षिणी सूडान जो है वो 180 कुल देश है, तो उसमें दक्षिणी सूडान आखिरी नंबर पर है। सोमालिया का 179th रैंक है, वेनेजुएला का 178th, सीरिया का 177, यमन, लीबिया और गिनी का 176वां रैंक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों से इसकी तुलना करें तो देख लीजिए भारत का 96वां स्थान है, और उससे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है, भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसकी 18वीं रैंक है। चीन भी उस भारत से कम भ्रष्ट है, यानी कि चीन का भी 76वां स्थान है। भारत का 96वां स्थान है। नेपाल का 107वां स्थान है। श्रीलंका 121वें स्थान पर है।
पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा भ्रष्ट है, 135वें स्थान पर है, और बांग्लादेश का स्थान 149वां है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको भारत की रैंक याद रखनी है। भारत का स्थान कौन सा है? 96वां स्थान है, राइट। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कंपैरिजन कर लेता है, कंपैरिजन करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल, न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंगा पर्वत को क्या किया गया है? कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, यानी कि इसे मानवों के जैसे हमें मानव अधिकार प्रदान किए जाते हैं ना, उसी प्रकार से ये जो पर्वत है, कहाँ का? न्यूजीलैंड का। क्या नाम है इसका? तारानाकी, यानी कि माउंट तारानाकी, जिसे माउंट तारानाकी, इसी को तारानाकी माउंगा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, तारानाकी माउंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे न्यूजीलैंड में। इसे क्या प्रदान किया गया है? कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है। देख लेते हैं न्यूज क्या है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर, कहां पर स्थित है? उत्तरी द्वीप पर। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा है ये सबसे ऊंचा पर्वत तारानाकी माउंगा, इसकी निकटवर्ती चोटियों को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट, यहाँ का न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है तारानाकी माउंगा, ठीक है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत तारानाकी माउंगा, इसकी निकटवर्ती चोटियों को क्या किया गया है? कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद में इससे संबंधित कानून भी पारित कर दिया गया। यह कदम जो है वो माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड की, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माओरी जनजाति, जनजातियों से क्वेश्चन आता है ना ज्योग्राफी में, तो माओरी जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माओरी जो जनजाति है वो किस देश से संबंधित है? आप बताएंगे न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति है, ठीक है। यह कदम माओरी लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह माओरी जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए कानून के तहत माउंट तारानाकी को तेका हुई तुपुआ, क्या कहा गया है? तेका हुई तुपुआ के नाम से कानूनी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, यानी कि तेका हुई तुपुआ का मतलब क्या हो गया? मानव के समान अधिकार, ठीक है। मानव के समान अधिकार इसको क्या कर दिए गए हैं? प्रदान किए गए हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व आप कह सकते हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व का क्या कर दिया गया है? इसको अधिकार प्रदान कर दिया गया है। किसको? पर्वत को, ठीक है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का। क्या नाम है इसका? माउंट तारानाकी, ठीक है। इससे पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण में दूरगामी प्रभाव होगा और इस जनजाति के पर्वत के कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य और कल्याण को इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज का हमारा 14वां आर्टिकल है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहां पर संपन्न हुआ? ये पहला है इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार बनाएंगे। इसका आयोजन 28 से 29 फरवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया था, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी थी? अबू धाबी। वहीं पर क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, ठीक है। अगर आपसे मुख्य अतिथि की बात की जाए तो आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेंगे। कौन शामिल हुआ है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो विश्व समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का एक साथ लाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसका उद्देश्य एक उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करना है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, मीडिया और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सहित संबंधी हितधारक शामिल होंगे। और इस आयोजन का आयोजनकर्ता जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, और भारत यूएई विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है आयोजन करता, तो यहाँ से भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत और यूएई का विदेश मंत्रालय इसमें शामिल है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 15, स्नैप इंक डिजिटल वेव बीडिंग इंडेक्स 2025। ठीक है, क्या कह रहा है, स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स जो है 2025 का, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। 11 फरवरी 2025 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले, सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले स्नैप लिंक द्वारा जारी डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में भारत लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो इस इंडेक्स में अगर आपसे पूछा जाए स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया क्या है, शीर्ष रैंक पर है, और लगातार कौन से वर्ष, लगातार तीसरे वर्ष, राइट। लगातार तीसरी बार भारत पहले स्थान पर है, यह आपको याद रखना है। भारत डिजिटल कल्याण में अग्रणी बनकर उभरा है, जिसमें 67 का सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, ऑनलाइन संतुष्टि के मामले में भारत पहले स्थान पर है। ऑनलाइन संतुष्टि भारत में सर्वाधिक है भाई। हाँ, हम लोग ऑनलाइन तरीके से हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, सब कुछ कर पा रहे हैं ना, गेम खेल पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन तरीके से पूरी तरह संतुष्ट देशों में एक है, राइट। भारत में युवाओं के लिए सबसे मजबूत सहायता नेटवर्क मौजूद है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। भारत की जनरेशन जेड उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन जेड जी कहा जाता है ना, जेड जी है ना, जेन जी। ठीक है, भारत की जनरेशन जेड के उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन खतरों की उच्चतम दर की सूचना दी है, जिसमें सेक्सटॉर्शन और ग्रूमिंग शामिल है। ठीक है, यौन शोषण वगैरह, ठीक है, यौन शोषण और ग्रूमिंग इसमें शामिल किए गए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। रिपोर्ट में नाबालिगों से संबंधित स्पष्ट सामग्री को साझा करने के कानूनी निहितार्थों के बारे में जागरूकता की कमी पर चिंता भी व्यक्त की गई है। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया साइट्स में किस तरह का फ्रॉड चल रहा है ना, वहां पर भी लोग तरह तरह के क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, राइट। उसी पर क्या है, ये बताया गया है कि जो जागरूकता है वो कानूनी जागरूकता की क्या है, कमी है भारत की जनरेशन के अंदर, जेड जी जो जनरेशन है उसके अंदर इसकी कमी दर्ज की गई है। तो भारत लगातार क्या है, तीसरे रैंक पर रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आज का हमारा सेशन जो है वो यही होता है कंप्लीट। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के क्या होंगे, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे भाई। ये आपके लिए क्लास पीडीएफ वगैरह यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। आई होप आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं कल के सेशन में। कल हम और भी इम्पोर्टेंट जो और 15 आर्टिकल्स होंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के, उनको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। आपका जो एग्जाम है 27 जुलाई का, उसको आने से पहले पहले ही मैं सारे करंट अफेयर्स के सेगमेंट कंप्लीट करवा दूंगी, राइट। अभी के लिए इतना ही। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स में जुड़ जाया कीजिए, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में एक बार फिर से। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।